सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पीडीएम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून दो बड़ी जमातें हैं और दोनों जमातों के दरमियान अब पार्लिमान के अंदर और बाहर इख्तलाफात खुल गए हैं। वो पीडीएम जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत, उनकी जमात का ख़ात्मा करने के लिए थी, वो अब शायद पीडीएम खुद उस तरह से फ़ाल नज़र नहीं आ रही। क्या खुद ये पीडीएम तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, जिसका एक मतब नज़र था कि इस हुकूमत को, जिसको वो सिलेक्टेड कहते हैं, करप्ट कहते हैं, उसका ख़ात्मा मुमकिन हो पाए। तो क्या पीडीएम के अंदर आपसी दरार का फ़ायदा अब हुकूमत को होगा कि जो प्रेशर उन पर एक बिल्ट हो रहा था अपोजिशन की सूरत में, वो उससे रिलीज़ हो जाएंगे? क्या अब पार्लियामान के अंदर जो एक अपोजिशन लीडर के मामले पर मामलात निकले हैं, क्या उस पर किसी किस्म का कोई मामला ऐसा सामने आएगा कि दोनों तरफ से सीज़ फायर भी हो जाए, मामलात ठंडे भी हो जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन आज तक की जो डेवलपमेंट है वो शायद कदरे मुख्तलिफ नज़र भी आ रही है। शोकॉज जो नोटिस दिया गया था पीडीएम की जानिब से, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद भी कर दिया है और उल्टा पहले चार्जशीट पंजाब की जानिब से दी गई और उसके बाद आज शाज़िया मरी साहबा की भी गुफ्तगू वो आपके सामने है। क्या वजूहात है कि पीडीएम आपसी इख्तलाफात में इतनी आगे जा चुकी है कि जो असल नुक्ता था इस हुकूमत के ख़ात्मे का, उस पर क्या अब अकेले अकेले जद्दोजहद होगी या वाकई को वापसी के रास्ते अभी बाकी है? हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक साहब मौजूद हैं। सदीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। उस्मा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं सदीक अल फारूक साहब। सर, असल तो ये था कि इस हुकूमत को, जिसको आप सेलेक्टेड हुकूमत कहते हैं और इस मुल्क के लिए मुश्किल दौर कहते हैं, उसको ख़त्म करना था। अब आपस में अब सूरत हाल ये है कि अंदर ही अंदर ब्लॉक बनाने की बात हो रही है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी हटाया जाए, अपोजिशन लीडर, बाकी जमातों का लाया जाए। क्या ऐसा ही हो रहा है? क्यों एक सिर्फ सीट अपोजिशन लीडर के लिए आपके इतने इख्तलाफात हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। जहाँ तक हुकूमत के सिलेक्टेड होने का ताल्लुक है, उसमें तो कोई शक नहीं और मुश्किल दौर आवाम के लिए है। अब तो खुद उनके अंदर से ये बातें सामने आ रही हैं, एतराफ़ हो रहा है, महंगाई उरूज पर है, रोज़ाना कोई नई बात महंगाई के हवाले से, मईशत बर्बाद हो रही है। स्टेट बैंक का हवाला खुद मुख्तारी का आप देख लें, बरामदात भी कम हो गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गया, आज वक्ती तौर पर कुछ ऊपर गया है। डॉलर का ये दावा करते हैं, हालांकि रुपए का, हालांकि डॉलर की सप्लाई अमेरिका ने कोई 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मार्केट में फेंक दिया है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है, रुपया मुस्तहकम नहीं हुआ। एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा यह है कि जो सवाल मेरा था उसमें अभी जो खबर हमारे रिपोर्टर दे रहे हैं कि अब कम अज़ कम पार्लियामान, यानी कि उसकी सेनेट की बात की जाए, वहाँ दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब आप अपोजिशन लीडर भी तस्लीम कर रहे हैं। सदीक अल फारूक साहब, देखिए जी, एक तो आपके सामने अभी डेवलपमेंट आई है जी, लेकिन जो बात हकीकत है वो ये है कि एक अदम एतमाद की फ़ज़ा तो पैदा हुई और बैरिस्टर आमिर हसन साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरा भी ख्याल रखते हैं। हम बड़ी पुरानी पार्टियां हैं और हमने मिलके एक मुश्तरका मंशूर पर दस्तखत किए। इससे बेहतर और बिलखुसूस फिर उसकी समरी 12 निकात में है जी। आइन की बालादस्ती, मीडिया की आज़ादी, एजेंसीज के सूरत हाल जो सियासी है उनसे निकलना और मईशत बेहतर वगैरह वगैरह, इन पर जो दस्तखत हमने किए हैं सब ने, तो मैं समझता हूँ पूरे इखलास से किए हैं। अब इससे जो पीछे हटेगा वो क्या ये साबित करना चाहता है कि वो मुखलिस नहीं है इससे। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती हुई है ये कि बिस्मिल्लाह हमारे बहुत सीजन पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, इन्हीं की क़यादत ने 4 मार्च को की, ये नहीं होना चाहिए था।
ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी बहुत सी बातें आई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने सारे वादे और बाकी 9 जमातों ने पूरे किए। हमने पीपल्स पार्टी के दोस्तों के उम्मीदवार को सेनेट का गिलानी साहब को रुकन भी बनाया, हमने उनको चेयरमैन भी बनाने के लिए वोट दे दिए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह आज एक मुजाहरा हुआ है, इस मामले को हल कर लें। पीपल्स पार्टी भी इस पे जिद न करे, क्योंकि वादा यही था कि वोट हम चेयरमैन सेनेट के गिलानी साहब को देंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये ठीक हो जाना चाहिए मामला। बिल्कुल से मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर शो कॉज गया, उस शो कॉज को बाद में वजाहत भी कहा गया शायद खाकान अब्बासी साहब ने, लेकिन बहरहाल ये तो एक जमहूरी रवायत है कि पहले आप लोगों का मुआहदा ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट के लिए आपका और अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून से होगा। ये 3 चीज़ें तय थी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए JUI फेस से थे, फिर आपने अंदर ही अंदर खाते सर बाप से वोट ले लिए या किसी और से वोट ले लिया, फिर अपोजिशन लीडर बन गए। तो ये PDM को आपने धोखा दिया या फिर PDM की राहें किसी और तरह से जुदा हो रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में यहीं से गलत फहमी का आगाज होता है। ये कहा जाता है कि सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई फैसला हो गया था। कोई फैसला नहीं हुआ था। जो तरीकाकार था उसमें चेयरमैन सेनेट हमारा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट PMLN का होना चाहिए था। बहरहाल JUIF को इन्होंने कह दिया और वो 7 डिप्टी आ गए, क्योंकि एक असूल तय है पिछले 3 साल से कि जिसकी जिस असम्बली के अंदर अक्सरियत है उसका कायदे इस इख्तलाफ है। यही कौमी असम्बली में हुआ, यही पंजाब में हुआ, यही खैबर पख्तूनख्वा में और यही बलूचिस्तान में। अब इस असूल को सिर्फ इसलिए तोड़ा जाना कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कायदे इस इख्तलाफ आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती होती। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिल्कुल PMLN ने हमारी हिमायत की है कौमी असम्बली में गिलानी साहब को सेनेटर बनाने में, लेकिन ये भी तो देखें कि कौन आ रहा था या कौन बन सकता था। ये जुर्रत भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने एक हौसलामंद और एक दलेर फैसला किया है कि उन्होंने इस हुकूमत को चैलेंज करने के लिए खुद को पेश किया, और हम PDM के पास एक इतना बेहतरीन कैंडिडेट आया कि हुकूमत वक्त को कौमी असम्बली के अंदर शिकस्त दी गई, जिससे PDM का मोरल बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर PMLN इस मामले को बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाता। लेकिन बैरिस्टर साहब सारे फैसले PDM में हुए, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए आप चुपके से ही तमाम फैसले PDM के अलग होकर ANP या बाकी जमातों को, जो चाहे हुकूमत के बेंचेस के साथ ही वो जमातें थीं, उनसे आपने वोट लिए, तो ये फिर थोड़ा जमहूरी रिवायत से हट के नहीं मामला था? मैं मुदस्सिर साहब इससे बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई फैसला सरबराही इजलास के अंदर नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी 12 कहती रही। हम रोजे देखें, कोई छुप के हमने बंद कमरे में सारा कर दिया। हम तो ओपन बता रहे थे कि हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे और अपोजिशन हमारी हिमायत करेगी, हमारा हक है। फिर हमने कहा कि एक जूनियर शख्स को लेके आया गया है जो पहली दफा भी सेनेट में आए हैं। फिर उनका हमारा एक मामला है कि मोहतरमा के जितने भी ऑफिसर्स कत्ल के मुकदमे में मुलविस हैं, उनके वो वकील रहे। कोई छुप के तो बात नहीं की। अब ये फर्ज तो था कि PDM की क़यादत सरबराही इजलास बुलाती और बैठ के मामले को करते। हमने 12 मियाँ साहब से रब्ता किया, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से ये जवाब आया कि जो फैसला हो चुका वो हो चुका, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मसाइल पैदा हुए हैं। अब हमारे PMLN के दोस्त समझ रहे हैं, अब गर्द कुछ बैठ रही है, इन्हें भी समझ आ रही है। पहले इन्होंने मामले को, हम अच्छा खासा फतवाहत का सिलसिला जारी था PDM का, इन्होंने रुकवा दिया इस्तीफों की आड़ में, याद दे दिए। अगर इस्तीफे इतने आप देना सारे। चलें सर, इस पे हम बात करते हैं कि अगला PDM का क्या मुस्तकबिल है। जो हम इंतजार कर रहे थे मार्च, वो मार्च तो खैर बारह गुजर गया, अप्रैल आ गया, रमजान मुबारक है, ईद है। अब हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन क्या चीज़ हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पर ये जानेंगे। हुकूमत तो अब मुतमईन होगी उस्मा कारदार साहिबा कि PDM का ना लॉन्ग मार्च है, ना अब वो वैसे सिलसिला है, गिलानी साहब आगे आए हैं, तो अब अपोजिशन भी कदरे आपको फ्रेंडली मिल जाएगी, कम अज़ कम सेनेट के अंदर। तो
तो अब सूरत हाल आपके लिए ज़्यादा बेहतर और मौजू होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन करना हो या चाहे वो आपको बाकी मामला, तो इसलिए हुकूमत भी अब रिलैक्स हो गई है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। आप आज ही की स्टेटमेंट देख लें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। उन्होंने ये कहा है कि हम ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे और जितनी हमारी नामुकम्मल कानून साजी है सेनेट में, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट में कोशिश करेंगे कि इकट्ठे मिल के बैठें और उसको पास कराएं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे। तो हम वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, ये पीडीएम का गैर फितरी इनका इल्हाक था और इसका एंड रिज़ल्ट यही होना था जो हमें नज़र आया है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, मैं बड़ी इनकी इज़्ज़त भी करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं पाकिस्तान के, तो उनको अगर इन्होंने ऑपोजिशन का लीडर नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे तो मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या वजह थी। ठीक है, आ जाएं, मैं तो मेरे ख्याल में वो सारे इकट्ठे आ जाएं। हम तो चाहते हैं कि ये जो तफरका है ये ख़त्म हो, क्योंकि हमें पार्लियामेंट में अवाम ने भेजा है, एक मैंडेट दे के भेजा है और इसलिए भेजा है कि ताकि हम उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। अगर हम इकट्ठे मिलके जिस तरह अब हम ये नहीं कि हुकूमत अब इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ रही है, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, हम खुद चाह रहे हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या ये जो पैसे का चलना होता है, इसको ख़त्म करें, ये फैक्ट्रियाँ बंद करें ताकि अवाम को रिलीफ पे तवज्जो दी जा सके। जिसको अवाम भेजे ईवानों में वो आएँ और वो उनको रिप्रेजेंट करें और वो उनके लिए कानून साजी करें। ये काम होता है हमारी पार्लियामेंट्स का और सेनेट का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेरे ख्याल में बहुत एक मुस्बत कदम है। वी वेलकम यूसुफ रज़ा गिलानी, वी वेलकम द ऑपोजिशन, वी वांट कि हम इकट्ठे बैठें और मिल के अब कानून साजी मुकम्मल करें। लेकिन यह है कि आप इकट्ठे बैठने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर कोई इकट्ठे बैठने की बात होती है तो फिर ये हुकूमती बेंचेस से, हुकूमती ऐवानों से बात आती है कि एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ लेने के लिए अब ये इकट्ठे हो रहे हैं या करीब आ रहे हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर अपोजिशन को तो आप दूर करेंगे ना। नहीं, देखें, कल अगर आप कल जो मीटिंग हुई है मीडिया स्पोक्स पर्सन से, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वेरी क्लियरली ये कहा है कि अब आप पीडीएम के मुतालिक बात करनी बंद कर दें। सही। तो वो उस तरह की जो देखें वो एक बात वो करते हैं, एक बात इधर से आती है और फिर वो ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर वहाँ से अगर हमें इस तरह की तनकीद बराए तनकीद है, वो देखें दैट इज़ नॉट गुड। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं या कोई एक मूवमेंट चलाते हैं तो दैट इज़ वेलकम, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के असूल हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका जो फोकस है, अब उन्होंने कहा है कि आज कोई एनआरओ की बात उनके मुंह से आपने सुनी? कोई कुछ भी नहीं सुना। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है अक्रॉस द बोर्ड वो चलेगी, उसमें कोई तातुल नहीं होगा, चाहे वो हमारी जमात का कोई शख्स इन्वॉल्व हो या इनकी जमात का हो। अगर उसने पब्लिक फंड्स के साथ खिलवाड़ किया है तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ मैं सिद्दीक अल फारूक साहब, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का मामला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से अब वहाँ बातचीत हो रही है। पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से था कि किस तरह से जाया जाएगा। अब पीडीएम की जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं या एक दो जमातें जो पार्लियामान में नहीं हैं, अब असल मामला तो पार्लियामानी सियासत का है, पार्लियामानी नॉर्म्स का है, वो चाहे सेनेट में हो चाहे कौमी असम्बली में हो। तो सर यहाँ पर अगर एक जमात अपने हिसाब से चल रही है, दूसरी अपने हिसाब से चल रही है, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? अपोजिशन अलग अलग है या आगे चल के अपोजिशन के इत्तेहाद होने का, इकट्ठे होने का, ख़ास तौर पर पार्लियामान के अंदर वो सूरत नज़र आ रही है? देखिए, आज इस वक्त तक जब मेरी और आपकी बात हो रही है जी, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी आपके पास मौजूद हैं, इस वक्त तक तो एक दरार मौजूद है और हुकूमत को बातें करने का, मुखालिफिन को बातें करने का मौका तो मिला हुआ है, ये बात तो है। आमिर हसन साहब का एहतराम करते हुए मैं तो ये अर्ज करूंगा, थोड़ा सा फिर मैं उधर ही बड़े जवाब देता हूँ जी आपके बुनियादी सवालों का, कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट बन जाते, आपके अपने 7 वोट एक साजिश के तहत मुस्तरद न कर दिए जाते, तो क्या अक्सरियत की बुनियाद पर उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी का होता? नहीं होता, क्योंकि ये तय हुआ था कि चेयरमैन के लिए हम वोट देंगे
पीपल्स पार्टी को और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए वो हमें वोट दें। सर वो तो कह रहे हैं तो ये तय ये ही नहीं बात हुआ, यहाँ पर जो लीडर्स की इजलास में ये तो तय ही नहीं हुआ, वो तो मान ही नहीं रहे ना कि तय हुआ। वो नहीं मान रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है ना जी, यही बात थी। अब मैं इस बात पर आता हूँ, सही जो बात उज़्मा कारदार साहब ने फरमाई है। एक तो ये आपने भी कहा कि हुकूमत का इत्मीनान। देखिए, हुकूमत का इत्मीनान तो उस वक्त हो सकता है जब वो अवाम के मसाइल हल कर दे। बिल्कुल सही। वो हल नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो अपोजिशन का इत्तेहाद था पीडीएम, अगर सरबराही इजलास दरमियानी रास्ता निकल आए और उसी तरह पीडीएम मुत्तहिद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि अगर ये सरबराही इजलास हो जाए, और खुदा करे कि हो, क्योंकि मुल्की मफादात का तकाजा है कि पीडीएम 10 जमातें, 11वीं तो एक जमात शुरू में नहीं, फिर उसको साथ लेके हम चले थे, कोई वजूहात थी। तो ये 10 जमातें अगर इकट्ठी चलें तो मैं समझता हूँ कामयाबियां मिल सकती हैं रियासत के लिए भी और अवाम के लिए भी। और अब अगर इमरान खान साहब जिस तरह की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है भाई कि हमारे यहाँ, मेरे नज़दीक, मैंने बड़े इंतखाबात देखे हैं, हर इंतखाब में वोट भी डाले हैं, हमारे यहाँ हेरा फेरी अगर ना की जाए तो उसी दिन गिनती होके नतीजा निकल आता है। जबकि ये हमारे साथ इंडिया में पोलिंग जो अपना बॉक्सेस हैं, वो एक सेंट्रल पूल में जमा होते हैं, 8वें दिन गिनती शुरू होती है, तो कोई धांधली नहीं होती। यहाँ उसी दिन अगर पोलिंग एजेंट्स को निकाल के और इलेक्शन रिजल्ट रिपोर्टिंग सिस्टम खराब कर दिया जाए और जनाब अली मर्जी का नतीजा निकाला जाए 12 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। असल इलाज ये है कि सियासी जमातें मुतहद होकर इस्लाहात कमेटी बन रही है, अब तो आप साथ देना चाहिए अगले आने वाले इंतखाबात के लिए। सर अब तो इस्लाहात की कमेटी बन रही है, वजीर आजम कह रहे हैं, अपोजिशन उसमें आ रही है, तो सबको साथ देना चाहिए ताकि मामला इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा। देखिए, मैं एक बात करता हूं जी, अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे दरमियान मौजूद है और हम उस पर अमल नहीं कर रहे। सही। तो खुदा ताला जबरदस्ती आके अमल भी नहीं करवा रहे, उसकी हमें सजा मिल रही है। इसी तरह से हमारा आइन मौजूद है, हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, इंतखाबी कवानीन भी मौजूद हैं। क्या हम नेक नियति से उन पर अमल दरामद कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अमल दरामद असली बात है नेक नियति से। सही। हर इदारा अपनी हुदूद में रहे, ये मसला है। हुदूद में नहीं रह रहे, हुदूद में रहे तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि हुदूद में अगर इदारे रहें तो शायद पार्लियामान भी उसी तरह से ठीक चले, जमहूरियत के मामलात भी हों, लिए तो एक अलमिया है, इसमें तो दो राय नहीं है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लेकिन ये जो दरार की बात कर रहे हैं कि दरार आज भी मौजूद है इस वक्त तक जब हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस दरार को भरने के लिए हमेशा लीडर्स आगे होते हैं। अब यहाँ पर तो लीडर्स के जो बयानात हैं वो बड़े सख्त और बड़े जो कहा जाए ना कि दरारों को भरने के बजाय मज़ीद गहरे कर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला कर रही है? क्योंकि आपने तो ईसीसी का इजलास करना था, वो डिले कर दिया है, उस इजलास के बाद जाकर फिर इजलास होगा पीडीएम का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल है और आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं कि मामलात हल होने की बजाय मज़ीद तूल पकड़े जाएँ। क्या वजूहात इसके पीछे हैं? देखिए, बिल्कुल भी कोई डिले पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस्तीफों के मामले के ऊपर हमने जो सीसी का इजलास बुलाया था, गवर्नमेंट ने एकदम इजलास बुला लिए पार्लियामान के, सेनेट के, जिसकी वजह से वो आगे करना पड़ा, क्योंकि सेनेट का इजलास था जिसमें हाजिरी ज़रूरी थी लोगों की, तो वो इजलास भी हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आप देखें कि पीडीएम के इजलास की ज़रूरत थी। अगर वो इजलास बुला लिया जाता तो ना तो आती और ना दराड़े इस तरह से वाजे हो। और एक बात मुदस्सिर भाई, ये सिर्फ सियासी जमातों का इत्तेहाद, हम कोई एक नज़रिया नहीं रखते हैं, हम कोई एक मंशूर नहीं रखते हैं, हम मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, मंशूर हैं, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर
मुत्तहिद हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जमहूर के फैसले को हमेशा बदला जाता है और कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती हैं, उनके वजह से जो लोगों के मुआशरती और सियासी मसाइल पैदा होते हैं, उनके बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते हैं, उसके ऊपर ये इत्तेहाद बना था कि हमने लोगों को उनके तमाम आइनी हकूक़ दिलवाने थे। और लोगों को ये जो मसाइल का सामना है बदतरीन मुआशी सूरत हाल की वजह से, जिसमें महंगाई है, बदतरीन तारीख की महंगाई है, बदतरीन गुर्बत है और बदतरीन बेरोजगारी है, तो इस पे तो मैं समझता हूँ ये जो बदमज़गी हुई है, इसमें एक चीज़ याद भी रखें और आपके सामने रिकॉर्ड है कि पीपल्स पार्टी ने कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोला। हम बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हुए, हमने खंदा पेशानी से इनकी सख्त बातों को भी सह लिया है। और उसकी वजह ये है कि हमने PDM बनाया है। जब PMLN की क़यादत बिल्कुल खामोश थी, 2 साल तक खामोश रही, पाकिस्तान की जो तो हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो PDM बनाया है, वो PDM अब किस तरह से बरकरार रख सकते हैं मजीद भी। लेकिन एक और जो मामला जिस पर बात हो रही है वो है इस वक्त गवर्नमेंट की अपनी जो एक गवर्नेंस है उस पर सवाल भी उठ रहा है। तो मैं उज़्मा कारदार साहिबा से ब्रेक के बाद ये सवाल जानूंगा कि 80 रुपये 85 रुपये के नोटिस के बाद भी 110 रुपये की चीनी है, तो रमज़ान में क्या करना है हुकूमत ने। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है। रमज़ान में तो वैसे भी हमने साल साल दहाइयों से देखा है कि जैसे शुरू होगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है, महंगाई भी होती है। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में तो पिछले तकरीबन 2 साल हुकूमत आने के बाद 5-6 माह चलें चीज़ों को समझने में, लेकिन अभी पिछले 2 साल से महंगाई कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब भी सूरत हाल मज़ीद आपके लिए गंभीर हो रही है, आवाम मुश्किलात का दुचार हैं। सिर्फ बात, इजलास, अहकामात, उसके बाद क्या है अल्टीमेटली रिजल्ट? मुदस्सिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है और प्राइम मिनिस्टर को इसका पूरा इदराक है। ये हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की है, जिस जगह हम हाथ डालते हैं वहाँ कोई ना कोई माफिया बैठा होता है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, जगह जगह माफियाज बैठे हुए हैं और ऊपर से ले तक के नीचे तक सिस्टम जो है वो बर्बाद इस वक्त हुआ है। और उनके साथ हमारे कुछ इदारे के लोग हैं वो भी बीच में शामिल हो जाते हैं। तो इस विशस साइकिल को और चेन को जो रोकना है, इस पे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अब हम क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लेजिस्लेशन नंबर 1 की रूल्स में हम तब्दीलियां लेके आए हैं। रमज़ान पैकेज जो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया क्योंकि उनको पता था कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये फिर शुरू हो जाएंगी। 7.5 अरब का रमज़ान पैकेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। अभी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनको भी सारा, वहाँ पे भी ये अशियाए खुर्दोनोश जो हैं तकरीबन 18 इस तरह के आइटम हैं जो कि। अच्छा, ये उज़्मा कारदार साहब, आप कह रही हैं चैलेंज भी है और अदराक भी है, माफियाज भी हैं, सारी चीज़ों के, लेकिन कमाल ये है कि 2.5 साल में चैलेंज अदराक के बावजूद माफियाज कंट्रोल नहीं हो पाए हैं। इस पर भी हम बात करते हैं कि ये एक नोटिस इतना सख्त हो गया कि ये चीज़ें हो गई। लेकिन मैं चाहूँगा उज़्मा कारदार साहब बात मुकम्मल कीजिएगा। ये इतने ताकतवर माफियाज हैं कि ये काबू नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है पिछले दौरे हुकूमत में तो ये काबू थे, जब कम से कम चीनी आटा तो कंट्रोल था। आपकी हुकूमत में आकर ये माफिया इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि ना चीनी कंट्रोल है, ना घी कंट्रोल है, ना ही फिर आटा कंट्रोल है। आम आदमी की तो ये चीज़ें हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके ज़माने में बड़ी बड़ी महंगाई 140 रुपए तक जो है चीनी नून लीग के दौर में गई। 17% इन्फ्लेशन रेट था पीपल्स पार्टी के ज़माने में, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आप देखें हमारा इस वक्त डॉलर का रेट कम होता चला जा रहा है, हमारा पैसा रुपी जो है मुस्तहकम हो रहा है, उससे हमारा जो इकॉनमी में ठहराव आएगा और कीमतों पे इसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब आप देखें जो शुगर माफिया है उसके खिलाफ जो सट्टाबाज हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने ऑपरेट कर रहे थे, उनके खिलाफ FIR कटवा दी गई हैं और अब उनका वो अरेस्ट किया जा रहा है उन सारों को। अगर ये कीमत सही नहीं लगाएंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं जी ये 100 रुपये और 110 रुपये से कम नहीं ला रहे हैं,
तो ये उन पे भी क्रैकडाउन होगा और वो भी जेलों में जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं ना अपर लेवल हमारा जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। अवाम ने हमें इसीलिए इन ऐवानों में भेजा था कि हम उनकी ज़िंदगी जो है उनको बेहतर करेंगे और उनको आसानियाँ पैदा करेंगे। तो अब किसी की माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी है और आप देखेंगे कि रमज़ान में किस तरीके से क्रैकडाउन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपने PTI के जो हमारे तंजीम है उनको भी कहा है कि जी आप भी हेल्प करें इंतज़ामिया को जिस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उन्हें बाकायदा स्टेप्स उठाए हैं और रमज़ान में जो जितनी जो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो उस्मा कारदार साहब वो नजर आते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं इसके वाकई वो सारे जो है मुतहरिक उनको कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने आज भी अहकामात दिए, उन अहकामात के बाद क्या सीन होता है, लेकिन इस पे भी हम अगले आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी खबर आई, मैं सिद्दीक साहब आपका उस पर ज़रूर टेक लूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी नोटिस को बहुत ज़्यादा संजीदा और गुस्सा हुआ है कि वो तो अब ज़राए खबर दे रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं PDM से। ये कोई अच्छा शुगून PDM के लिए, अपोजिशन के लिए तो नहीं है? देखिए, ये PDM एक रजाकाराना तंजीम या बॉडी बनी, तो उसमें अगर कोई रहना चाहेगा तो रहेगा, अगर निकलना चाहता है तो कोई, हमने जंजीरें तो उनके पाँव में नहीं डाली, ना कोई डाल सकता है। लेकिन सर आप नोटिस तो भेज रहे हैं ना, इतना सख्त नोटिस हो तो उसके बाद नहीं, वो जा रहे हैं तो मुझे ये बताइए अब इसमें क्या है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। भाई अगर ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला भी होना था तो PTM के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए था ना। PTM के प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर बाप के वोट ले लिए गए, एक और ग्रुप के वोट ले लिए गए, तो PTM का तो ये फैसला फिर नहीं था। लेकिन इसका मैं जवाब ये, यहाँ तक मैं ये जो महंगाई की बात आपने की, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन में जो चीजें महंगी की हैं वो तो हुकूमत ने की है ना। दूसरी बात ये है कि ये चीनी और गंदम और आटा, ये सारी चीजें बरामद करने का फैसला हुकूमत ने किया था ना। और ये किसने किया था? ये वजीर आजम ने किया था, वो चीफ मिनिस्टर ने किया था, इनकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया था। यानी मुल्क में चीनी की पैदावार कम है, गंदम की पैदावार कम है, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट कर दी। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप मीडिया ही बता रहा है कि यहाँ से जाके एक जगह स्टोर की, वहीं से वो लेके आ गए। और माफिया जिसका ये माफिया करते हैं वो इन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं, वो चीनी का माफिया इनके अंदर। सिद्दीक साहब वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं तो ये कह रहा 2.5 साल में माफिया जो हो रही है वो माफिया तो शायद काबू ना है, अवाम बहरहाल माफिया जरूर मांग रहे हैं कि ये क्या हमारे साथ हो गया है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, मेरे वक्त की कमी हो रही है। जरा इनसे पूछें कि इनके जमाने में कितनी गंदम इन्होंने एक्सपोर्ट की थी। जरा इनसे पूछें कि कितनी एक्सपोर्ट इनके जमाने में होती थी। जल्दी महंगाई की सूरत हाल पर हम एक रेट जो है वो मार्केट का वो रख कर उस पर करें कि कहाँ किस वक्त 2008 से 2013 में, 2013 से 2018 में और 2018 से अब 2021 तक तीनों गवर्नमेंट में कहाँ पे किसने कितनी महंगाई की है और कहाँ बाकी रेट्स रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं तीनों का शुक्रिया अदा करूँगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिद्दीक फारूक साहब, उस्मा कारदार साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और वो खबर ये है कि कराची में नाले में गिरकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। खुले जब मैन होल्स हों या फिर खुले ये नाले हैं जो गंदे नाले हम कहते हैं या बरसाती नाले हैं जहाँ पर पानी खड़ा है, यहाँ कसूर किसका है? क्या उन वालिदैन का है जिन्होंने बच्चों का ख्याल नहीं किया, या उस रियासत को हुकूमत का है, इंतज़ामिया का है जिसको अहकामात हैं कि इस तरह के मैन होल और नाले दोनों तरफ बंद होने चाहिए। नालों के ना गिर्द दीवारें हैं, छत होना तो बहुत दूर की बात है, न दीवारें हैं, लेकिन बच्चे हमारे ये फूल इसी तरह से मुरझा रहे हैं। शायद गरीब का बच्चा है जिसकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि बाज़ार में मिलने वाली रोटी महंगी हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता किसी अमीर, किसी हुक्मरान के बच्चे के साथ ये हो जाए तो शायद पूरी की पूरी मशीनरी हिलकर रह जाए। वो रात 2 बजे तलाश होने वाला काम अगले 2 मिनट में शुरू हो जाए। न रेस्क्यू के इदारे उस तरह से फ़ाल नज़र आते हैं अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या है। लेकिन इस मौत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर आला सिंध हैं? क्या कमिश्नर कराची हैं? क्या इस इलाके के डेप्यूटी कमिश्नर हैं? या वो तमाम इंतज़ामिया जो नालों के इर्द गिर्द पूरी बस्तियां गिरा रही है लेकिन इन नालों के गिर्द हिफाजती दीवारें तामीर नहीं कर रही है?
कौन है जिम्मेदार, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ हुआ क्या है, इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर उस बदकिस्मत बाप की भी गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे। इस सूरत हाल के 8 बजे का ये वाक़या, फिर रात के 2 बज गए, रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हुआ और आज जाकर बच्चे की लाश मिली। इससे पहले मुतअद्दिद इस किस्म के वाक़यात कराची के इस इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में पेश आ चुके हैं। बदकिस्मत बाप का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं जी, फिर मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर से। जगह जगह ऐसे पूरे शहर में नाले तामीर हैं, उन नालों के गिर्द कहीं भी आपको कोई दीवार नज़र नहीं आएगी। वो बस्तियां, वो घर जो गैर कानूनी तौर पर नज़र आ रहे हैं वो ज़रूर बने हुए हैं, उनको गिराने का काम तो जारी है, लेकिन इस किस्म का अमल वो रोकने में नाम नहीं आ रहा। हमारे साथ सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा ये वाक़या जो पेश आया है, इसके बाद इंतज़ामिया इतनी देर बाद रिस्पॉन्ड करती है कि वो वहाँ जाए और उसके बाद वो बच्चे की तलाश हो, वहाँ पर वो अमल शुरू किया जाए, क्या वजूहात है? क्या हमारे पास किसी किस्म की कोई मशीनरी मौजूद नहीं है इस इतने बड़े शहर में? जी देखें, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रात का ये वाक़या है, 7 साला बच्चा महेश है वो नाले में गिर गया था, जिसके बाद इंतज़ामिया तो हरकत में नहीं आई, लेकिन जो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं वो फौरी तौर के ऊपर हरकत में आए। उन्होंने तलाश शुरू की, इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर जो है वो बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कहीं दिखाई नहीं दी। जैसा कि हमने उनके वालिद से भी बात की, इलाका मकीनों से भी बात की, इलाका मकीनों ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो सूरत तो देखने में नजर आती है, इलाकों के अंदर ऑपरेशन करती हुई नजर आती है और घूमती फिरती भी नजर आती है, लेकिन जब इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा होते हैं तब जो है वो इंतजामिया को पड़ लग जाते हैं, इंतजामिया भी गायब हो जाती है। जो इलाके के MP हैं जो इलेक्शन के टाइम पे आके घर घर जो है वो वोट मांगते हैं, या MNA वो भी इलाके से जो है वो गायब होता है। हाँ, अलबत्ता ये कि जब इनको कैंपेन चलानी होती है तब जरूर जो है ये गलियों के अंदर आपको नजर आते हैं। अब जो कल वाकया हुआ है उससे एक रोज हम लोग पीछे जाएंगे तो तकरीबन 10 साल की एक बच्ची थी माड़ीपुर के करीब, वो भी जो है वो मेन होल के अंदर गिर के जाँ बाग हुई और 2 दिन के बाद जो है वो उसकी लाश मिली। इन सबका जिम्मेदार कौन है, इसका जो है वो सवाल बनता है। इसका सवाल जो है वो हमारे मेयर से भी बनता है, क्योंकि अभी मेयर कराची कोई भी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती हैं इसके ऊपर कि जो नालों के खिलाफ तजावुजात के ऑपरेशन। सलमान, ये तो बात हुई कि तजावुजात पर तो बड़ी तुंदही के साथ काम हो रहा है, तो मैन होल खुले हुए कराची की शाहराहों पर, इलाकों में, गलियों में जा बजा नजर आ रहे हैं और वो तादाद शायद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। इस तरह नाले हैं, वो नाले चल रहे हैं, उनके गिर्द कोई हिफाजती दीवार तामीर नहीं हुई। तरीकाकारी होता है कि जहाँ नाला होता है उसके गिर्द हिफाजती दीवार होती है, तो इस पर कोई इंतजामिया कभी हरकत में नहीं आई? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक जो है वो कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई नाला प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो उसको कोई तामीर किया जा रहा हो या उसके हिफाजती इकदाम को जो है वो यकीनी तौर के ऊपर मुकम्मल किया जा रहा हो। हमने हमेशा यही देखा कि नालों की सफाई होती है, लेकिन वो भी कई सालों के बाद होती है और उस सफाई के अंदर जो एतराफ के हिफाजती इंतजाम होते हैं उनको भी जो है वो तहस नहस कर दिया जाता है और इसी तरह जो है वो रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से छोटे नन्हे बच्चे जो है, जो इस तरह की गरीब आबादी है, पासमानदा इलाके हैं, वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके साथ इस तरह के जो है वो वाकयात रूनुमा होते हैं। अलबत्ता अगर आप डिफेंस वगैरह के इलाकों में देखेंगे तो आपको इंतजाम तो अभी नजर ही नहीं आ रही है इंतजामिया किसी भी तरह से ऐसे कामों में, तो कराची में खुदा न खास्ता कल को फिर इस किस्म का वाकया हो तो फिर से नाहक खून किसकी गर्दन पर हो, सवाल वहीं पर बरकरार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा एक अहम इशू है और वो है PUBG का अमल। लाहौर में कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि PUBG खेलने वाले एक नशे के आदी शख्स ने अपने घर वालों का कत्ल कर दिया। ये इस वक्त जुनूनियत की हद तक इस गेम ने उस शख्स को पागल किया कि वो उस गेम का हिस्सा बनकर जहां गेम के अंदर लोगों को फायरिंग करके कत्ल कर रहा है, वो घर वालों के साथ भी वैसा ही रवैया अपनाए हुए है। ये वाकया क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जाबिर, ये क्या हुआ है वाकया और इस बारे में क्या कहते हैं अहले मोहल्ला? सर, ये इलाका है सिकंदरिया कॉलोनी नवा कोट का, जो कि सिटी बस अड्डा के बिल्कुल करीब है। और वहाँ पे अगर हम बात करें लोगों की, जो कि वहाँ पे उनके जो अहले खाना के साथ साथ जो वहाँ रिहाइश पजीर हैं, जो हमसाए हैं, उनका यही कहना था कि ये शख्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिव नेचर रखता था और अक्सर जो है वो इस तरह की हरकतें करता था जो कि एक आम शख्स से हम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते।
और दूसरी बात यह कि ये शख्स जो है वो चूँकि पबजी खेलता था बहुत ज़्यादा और वो अपने आप को वहाँ पे फेमस समझता रहा। उसकी जो वीडियो सामने आई आपने देखा होगी, जो उस वक्त जब पुलिस ने उसको पकड़ा मौके से, और उस वक्त उसने कहा कि जी मैं चूँकि वर्ल्ड फेमस था और ये मेरी गेम के अंदर आते थे और ये जो गेम का मामला था, इसी वजह से इसकी अपनी बेगम के साथ जो है वो नचाकी रहती थी और उसने इससे खुला ली। इस बात का भी इसको गम था कि घर वालों ने जो है वो जो खुला का मामला था उसमें इसकी बेगम का साथ दिया, जो तलाक का मामला हुआ उसमें इसकी बेगम का साथ दिया, इस पर भी इसको गुस्सा था। और जब ये सीसीटीवी जो हमने कल रात को ब्रेक भी की थी, उस सीसीटीवी में भी देखा जा सकता शख्स का रूप धारे हुए जो इसको पबजी गेम के अंदर नजर आता है, उसी तरह इसने कैप पहनी हुई है। इसका जो स्टाइल है गोली चलाने का, वो इस तरह माहिर शूटर जो है वो गोली चला रहा है, जो सामने आ रहा है उसको हिट कर रहा है। इसका दोस्त और मुलाजम भी एक वो जो इसके साथ जो है पार्किंग स्टैंड का काम करता था जैद, उसको भी इसने जो है वो हिट किया, उसकी भी जो है वो मौत वाक़या हुई। इसके अलावा इसके जो है वो बाबी जो है इसकी वो इस वाक़े में जो है वो जांबाक हुई। इसकी अच्छा जाबिर, आप हमारे साथ ही रहेगा, अहले मोहल्ला के जो एक गुफ्तगू है इस बारे में वो भी सुनाते हैं, फिर आपसे जानेंगे कि पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है इस मुतालिक। तो आप सुनते हैं जी कि अहले मोहल्ला जो हैं वो इसके इन्हीं रवैयों के हवाले से क्या कह रहे हैं। तो ये वाक़या क्या हुआ है उस बारे में अहले मोहल्ला बता रहे हैं। तो ये जाबिर मुझे ये बताइए कि पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है, सिर्फ इसको कत्ल की दफ़ात के तहत ही मुकदमात दर्ज हुए हैं इस कार्रवाई को, या किसी और तरह से भी इसकी तफ्तीश की जा रही है? देखें अभी तक तो जो मेजर इसमें दफ़ात लगाई गई हैं वो 302 की और कत्ल की ही और इक़दाम कत्ल की ही जो दफ़ात होती हैं वही इसमें जो है वो ऐड की गई हैं। लेकिन ज़िमनी तौर पर इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड होंगी वो भी तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तो यकीनन उसमें शामिल होगा। लेकिन जो कल मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो जो मकतूल जैद है उसके बाइक हमज़ा की मदयत में दर्ज हुआ है नवाकोट थाने में, और इस हवाले से अभी आज चूँकि सुबह जो इसके भाई वेंटिलेटर पर था वो भी जाँ बाक हो गया और उसकी अभी अब पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। इस मामले में जो है वो सारी चीज़ें को मद्देनज़र रख कर मज़ीद चीज़ें जो है वो ज़िमनी तफ्तीश में जो है वो साथ इसके अटैच की जाएंगी। लेकिन इस वाक़े ने इस बात की तरफ फिर सोचने पर मजबूर किया है लोगों को कि जो पबजी है, जिससे पहले भी बात की गई कि पबजी खेलने वाले जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि आम नॉर्मल शख्स नहीं करता, अग्रेसिव नेचर हो जाती है और वो हर एक को उसी तरह डील करते हैं जिस तरह इस शख्स ने किया कि इसको पता नहीं है कि मैं सामने गोलियां बरसा रहा हूँ, कि मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा भाभी है। इसने उन सबको जो है वो अपने उस वहशत का, उस जुनून का, उस जो उसके अंदर जो गेम खेल के जो उसके अंदर अग्रेसिवनेस पैदा हो चुकी थी उसका निशाना बनाया। और अगर कोई गुस्सा होता है इंसान को, मुख्तलिफ अपने वाक़यात होते हैं जिसमें आप अपने घर वालों से मुख्तलिफ बात पर नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा हाइप जो मिली है उसके अंदर जो, तो वो शायद उसमें जो है वो उसको वहीं से मिली है जो कि पबजी गेम से, और वो अपने आप को भी उस पबजी गेम का एक किरदार समझता रहा है और साथ में जो सामने जिनके ऊपर फायरिंग करता रहा, जो अपने प्यारे, जो उनके घर के अपने खूनी रिश्ते थे, उनको भी पबजी गेम का ही एक शायद किरदार समझता रहा है जिनके ऊपर फायरिंग करके उसको तस्कीन मिलती रही है। पूरी तरह से ज़हन जो है वो इतराफ़ भी किया आ गया है और उसके आगे जो चीज़ आ रही है वो पबजी गेम की तरह ही रिएक्ट करता हुआ माहिर एक शूटर की तरह वो निशाने भी ले रहा है और उसके नतीजे में जितनी हम बात भी हुई हैं वो भी सामने। बहुत शुक्रिया जाबिर, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। इस किस्म के वाक़यात बहुत ही अलग तरह से ट्रीट होना ज़रूरी है इस मुआशरे के अंदर कि सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि ये ज़हनी तौर पर पूरी तरह से अपने आप को एक किसी और चीज़ के हवाले कर देना। साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का भी इस तमाम तर अमल में शामिल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये स्टडी केस सामने आए कि इसकी वजूहात क्या हो रही हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ इस किस्म की जो गेम्स हैं और वो खेली जा रही हैं और बाकायदा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उसके मनफी और मुस्बत असरात उनको भी कैटर किया जा सके। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।